हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। सो इस वाली वीडियो में आज हम देखेंगे स्पार्क के बारे में। एंड स्पार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं आज। एंड मेक श्योर अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिसमें आप डेटा साइंस को बहुत ईजी वे में सीख सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्पार्क। एंड आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिकली बिग डेटा के बारे में, जिसमें हमने हडूप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। सो स्पार्क भी हमारा एक फ्रेमवर्क ही होता है बिग डेटा का, जिसमें आप कैसे डेटा को, यानी कि जो लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, और ये काफी ज्यादा फास्ट होता है। दैट्स वाई बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, स्पार्क। एंड जैसे आपको पता है बिग डेटा के अंदर मैंने आपको बताया था कि वहां पे भी क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेड सिस्टम होते थे, राइट। अब वो पैरेलली प्रोसेस करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम यही होता है, बट ये भी हमारा क्या है, देखो मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ। अपाची स्पार्क इज एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर प्रोग्रामिंग एंटायर क्लस्टर विद इम्प्लिसिट डेटा, राइट। जहाँ पे अपने डेटा को पैरेलली प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग कंप्यूटर में बेसिकली डिवाइड कर देता था। नॉट डिवाइड, मतलब डेटा को चंक्स में डिवाइड कर देता था, और आप उसको पैरेलली प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इट इज डिजाइन फॉर फास्ट प्रोसेसिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इट इज डिजाइन फॉर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट एंड इट्स वाइडली यूज इन डेटा साइंस एंड बिग डेटा प्रोजेक्ट्स। तो इसको डेटा साइंस और बिग डेटा प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर। अब देखो इसमें, क्योंकि उस दिन मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था बेसिकली इंट्रोडक्शन, और मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। सो प्रैक्टिकल के लिए आज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे हम बेसिकली स्पार्क की, और जिसमें हम पाई स्पार्क यूज करेंगे। वो एक एपीआई होती है बेसिकली, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। बट उसके पहले हम कुछ की फीचर्स देख लेते हैं स्पार्क के। तो इसके बेसिकली तीन की फीचर्स होते हैं। एक तो ये बताया कि बहुत ज्यादा फास्ट है, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इजी टू यूज है। दूसरा तीसरा क्या है, एडवांस एनालिटिक्स, जैसे मैंने स्पीड बताया। स्पार्क इन मेमोरी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज मेक इट फास्टर देन ट्रेडिशनल डिस्क बेस्ड प्रोसेसेस, राइट। तो बहुत ज्यादा फास्ट है, वो आपने देख लिया। सेकंड क्या है, इजी टू यूज है। हम इसमें बेसिकली स्पार्क की एपीआई यूज कर सकते हैं, जैसे पाइथन में पाई स्पार्क कर सकते हो। ठीक है, जावा में यूज कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे स्केला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वहां पे आप उसको भी इजी वे में मतलब जो स्पार्क की हम एक लैंग्वेज है, स्केला से भी आप कर सकते हो, जैसे जावा से भी कर सकते हो, पाइथन से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे पाइथन से करेंगे बेसिकली, एंड आर से भी कर सकते हो। ठीक है, एडवांस एनालिटिक्स बताऊं तो स्पार्क सपोर्ट सीक्वल क्वेरीज, स्ट्रीमिंग डेटा, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी एंड ग्राफ प्रोसेसिंग। मतलब जो हमने आप स्पार्क की हेल्प से आप सीक्वल क्वेरी को भी रन कर सकते हो। ठीक है, डेटा को बहुत इजी वे में स्ट्रीम कर सकते हो। मशीन लर्निंग में हमने जो जो लाइब्रेरीज, नॉट लाइब्रेरी, मशीन लर्निंग में हमने जो जो एल्गोरिथम पढ़ी थी, जैसे राइट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, यहाँ पे भी आप मॉडल ट्रेन कर सकते हो सेम वे में। बट मैं आपको बताऊंगा हम स्पार्क कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट है हमारे पास ग्राफ प्रोसेसिंग। सो आई थिंक आपको एक इंट्रोडक्शन समझ आ गया स्पार्क के बारे में कि स्पार्क का मतलब होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तो देखो सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो, एक मैंने डिफरेंस लिखा है बेसिकली, हडूप और स्पार्क में क्या डिफरेंस होता है। हडूप से मतलब ये हडूप से ज्यादा फास्ट होता है बेसिकली स्पार्क। ठीक है, तो देख सकते हो, Hadoop इज वन ऑफ द प्राइमरी फ्रेमवर्क डेवलप बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, राइट। ये आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में। बट ड्यू टू स्लोअर प्रोसेसिंग रेंडर्ड बाय Hadoop विच इज नॉट एबल टू एफिशिएंटली बिग डेटा, लीड टू द क्रिएशन ऑफ द स्पार्क फ्रेमवर्क। क्योंकि स्पार्क फ्रेमवर्क इसलिए बनाया गया क्योंकि वो बहुत फास्टली प्रोसेस करता है डेटा को। ठीक है, ये मैंने डिफरेंस लिख दिया है, आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपको सारे पॉइंट्स समझ आ जाएंगे। क्योंकि आज की जो मेन वीडियो है मैं आपको सिखाना बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए हम यूज करेंगे पाई स्पार्क। क्योंकि मैंने बताया ना स्टार्टिंग में स्पार्क हम पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें यूज करेंगे स्पार्क की एपीआई, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली पाई स्पार्क। मतलब पाइथन एपीआई जो स्पार्क की होती है वो होती है पाई स्पार्क। ठीक है, सो पाई स्पार्क इज द पाइथन एपीआई फॉर अपाची स्पार्क, allowing you to leverage Spark powerful distributing processing capability using Python, right? तो चलिए इसके बारे में करते हैं, बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, वी नीड टू इंस्टॉल दिस स्पार्क, राइट। तो मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल पाई स्पार्क। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। तो ये हार्डली से हार्डली आई थिंक 1-2 मिनट लेगा। ठीक है, इंस्टॉल होने में आप देख सकते हो ये 317 MB का है, और मैं इस समय यूज कर रहा हूँ गूगल कोलैब, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ये और भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है,
सो एंड वीडियो एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्पार्क का एक बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि वैसे तो देखो, स्पार्क अगर आप एक डेटा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो स्पार्क खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बट एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, स्पार्क का क्या मतलब है, ठीक है, हम इस पे कैसे पाई स्पार्क को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, फटाफट इसको होने देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ट हो गया पाइसपार्क। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे को करना होगा इनिशियलाइज इसको। बेसिकली जब भी मेरे को स्पार्क को यूज करना है ना, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो ये स्टेप कॉमन रहेगा, तो एक बार इसको समझ लो, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा मेरे को, जैसे मैंने स्पार्क को इंस्टॉल कर लिया, राइट। देन व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू सिंपली इनिशियलाइज द स्पार्क सेशन, मतलब मेरे को एक सेशन क्रिएट करना होगा। ये कॉमन रहता है जब भी आप स्पार्क यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए हम सेशन कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम पाई स्पार्क, क्योंकि हमने ये वाला पैकेज क्या किया किया इंस्टॉल किया, ठीक है। देखो आ जाएगा फ्रॉम पाई स्पार्क डॉट सीक्वल, ठीक है, फ्रॉम पाई स्पार्क डॉट सीक्वल इम्पोर्ट स्पार्क सेशन, ठीक है, स्पार्क सेशन, ठीक है, ये आ गया, देखो, ठीक है। तो मैंने लिखा फ्रॉम पाइसपार्क डॉट सीक्वल इम्पोर्ट स्पार्क सेशन। तो चलिए इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। क्योंकि पहला स्टेप क्या है, लाइक इफ यू वांट टू यूज पाइसपार्क, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंस्टॉल दैट पैकेज, एंड देन आफ्टर यू नीड टू इनिशियलाइज दिस सेशन, राइट। तो मैंने उसके लिए इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको करेंगे कैसे, वो देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं एक बेसिकली ये लिख देता हूँ कोड, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा, मतलब यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉमन कोड रहेगा, उसके बाद हम फिर स्टार्टिंग से पूरा कोड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ये जो स्पार्क था, मतलब स्पार्क सेशन था, ये वाली क्लास को डॉट बिल्डर नाम से मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्लैश करके डॉट ऐप नेम, और ऐप नेम आप कुछ भी देख सकते हो, मैंने दिया यहाँ पे पाइसपार्क ट्यूटोरियल, ठीक है, स्लैश डॉट गेट और क्रिएट, मतलब ये चीज कॉमन रहेगी, तो आप ये भी सब ये वाली चीज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मेन मैं आपको नेक्स्ट से बताऊंगा कि हम नेक्स्ट वाले में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये लेता है आई थिंक 30-40 सेकंड लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बट ये स्टेप कॉमन रहेगा, ठीक है। तो देखो ये रन हो गया है, सेशन की इनिशियलाइज करने वाला, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे मैंने दिया ना स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर ऐप डॉट ऐप नेम, तो ऐप नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने ऐप नेम दिया है पाई स्पार्क ट्यूटोरियल, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक चीज। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ डेटा सेट भी, मैं एक फाइल वगैरह इसमें अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं पहले वो फटाफट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को डेटा फ्रेम भी बताना है आपको इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, बेसिकली एक CSV फाइल को लोड कर लिया है, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक ऑपरेशन भी बता देता हूँ कि, ठीक है। सो हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया, स्पार्क सेशन को इनिशियलाइज करना, जिसमें हमने पाई डॉट सीक्वल इम्पोर्ट स्पार्क सेशन वाली क्लास है, इसको बेसिकली सेशन को स्टार्ट किया था, राइट। ये क्या है, कॉमन पार्ट है, तो यू नो नीड टू वरी। मेन मैं आपको अब बताता हूँ। सो सेकंड वाला मैं आपको बताता हूँ कि हमें सेकंड वाले में क्या करना है बेसिकली। सो हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे RDD क्रिएट करेंगे। RDD का मतलब होता है रीसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, ठीक है, मतलब एक सिंपल सा डेटा सेट बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट कैसे बनाते हैं, चलिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो सबसे पहले मैंने जो स्पार्क लिया था ना, मतलब स्पार्क स्पार्क डॉट, जो मैंने ऊपर सेशन बनाया था, राइट, स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं करूंगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट डेटा सेट होता है वो कैसे प्रोसेस होता है, पैरेललाइज, मतलब पैरेलली होता है। तो यहाँ पे वो होता है पैरेललाइज, ठीक है, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बेसिकली एक लिस्ट पास कर दूंगा। यहाँ पे तो मैं सिंपल सा डेटा सेट बना रहा हूँ, मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 और 5, करेक्ट। तो चलिए इसको प्रिंट करा लेते हैं एक बार। प्रिंट क्या कराएंगे हम बेसिकली, उसके लिए हमें काम करना होगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं मैं बेसिकली RDD.collect, ठीक है। चलिए इसको रन कर देते हैं एक बार, बट उसको एज अ फंक्शन डालना पड़ेगा तभी, अदरवाइज नहीं तो एरर देगा।
मतलब हम क्या देख रहे हैं बेसिकली, हम स्पार्क में ना पाई स्पार्क के अंदर हम पाई स्पार्क एपीआई यूज कर रहे हैं, हम इसका बेसिक्स ही देखेंगे एज अ डेटा साइंटिस्ट। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आपको बहुत इसको डीप में पढ़ना होगा स्पार्क को। बट ठीक है, लेकिन हमें तो इसको बेसिक्स ही सीखना है, तो इतना आपको समझ आ जाएगा इस वाली वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस मैंने आपको बता दिया आप रीसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट के बारे में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट का मतलब ये होता है जब हम स्पार्क यूज कर रहे हैं, राइट। जहाँ पे मैंने स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट पैरेललाइज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली एक लिस्ट पास कर दी इस फंक्शन के अंदर, करेक्ट। और उसको मेरे को प्रिंट देखना है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसको प्रोसेस कराना, नॉट देखना नहीं, उसको प्रोसेस कराना है, तो आरडीडी डॉट कलेक्ट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे उसको प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ बेसिक बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था, आपको याद होगा मैंने पाइथन में आपको बताया था, जैसे मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैप फंक्शन के बारे में। ठीक है, मैप फंक्शन के बारे में, स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्वायर आर डी डी नाम का एक, बेसिकली मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, एक क्योंकि यहाँ पे मैं मैप फंक्शन यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा आर डी डी डॉट मैप, ठीक है, लैम्डा, यहाँ पे मैं लैम्डा फंक्शन यूज करूंगा। लैम्डा फंक्शन आप जानते हैं यहाँ पे एक्स, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका स्क्वायर करना चाहता हूँ एक्स का, तो डबल एस्ट्रिक टू लिख देंगे, राइट। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूंगा स्क्वायर आर डी डी, ठीक है, तो आप देख सकते हो, बट यहाँ पे, और आपको इसको, फिर आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो डॉट कलेक्ट फंक्शन लिखेंगे हम। यहाँ पे डायरेक्टली रन नहीं होगा कि डायरेक्टली नाम लिख दो, ठीक है। लैम्डा की स्पेलिंग गलत है ना, तभी वो मेरे को एरर दे रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने मैप फंक्शन यूज कर लिया। तो मैप फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली जो भी इस वैल्यू थी इन सबका स्क्वायर करके दे देगा मेरे को, राइट। क्योंकि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट का काम करते हो ना, तो वो क्या करता है, उसको पैरेलली प्रोसेस करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कलेक्ट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे फिल्टर फंक्शन लगा सकते हो। फिल्टर फंक्शन कैसे लगाओगे मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, फिल्टर फंक्शन कैसे लगाएंगे, ये तो हम बेसिक बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मैं लिख दूंगा आर डी डी, जो मेरा था, डॉट फिल्टर, ठीक है। फिल्टर में से हम फिल्टर कर लेंगे फिल्टर वैल्यू, राइट, मतलब फिल्टर आउट कर लेंगे से लैम्डा। अब मेरे को क्या करना है, एक्स, और एक्स में वो वैल्यू चाहिए जिनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है उनका, टू आ, मतलब जिनको डिवाइड कर, टू से डिवाइड करने पे उनका रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है, वो चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली एक काम करते हैं, दोनों के बीच में स्पेस देते हैं ना, ठीक है, और यहाँ भी स्पेस देते हैं, यहाँ भी स्पेस देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है प्रिंट करा लेंगे क्या चीज़, बट उससे पहले इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इवन, इवन आर डी डी, ठीक है, चलिए इसको प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवन आर डी डी डॉट कलेक्ट फंक्शन, ठीक है। चलिए इसको रन कर देते हैं एक बार। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, देख सकते हो, यस, यहाँ पे मैंने फिल्टर फंक्शन लगा दिया। अब सिमिलरली आप रिड्यूस फंक्शन लगा सकते हो, जब मेरे को इसको रिड्यूस करना है, मैंने कहा एक काम करो, इसको रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि पूरे के पूरे पे अप्लाई कर देगा, सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। मैंने कहा इसका पूरे का सम कर दो, तो आप रिड्यूस फंक्शन लगा सकते हो। तो देखो कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया रिड्यूस फंक्शन लैम्डा एक्स कोमा वाई, क्योंकि यहाँ पे दो होंगे, क्योंकि ठीक है, मेरे को पहले नंबर, ये दो नंबर ऐड होंगे, ठीक है, दो वेरिएबल होंगे, फिर ये दो नंबर ऐड होंगे, फिर ये दो नंबर जो उनका सम आएगा उससे ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वैल्यू करने तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। बट जब मेरे को प्रोसेस करना था पूरी को, सो यहाँ पे आपको ये समझ आ गया, तो बहुत बेसिक से मैंने बताया, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये तो बहुत बेसिक सा जो अपने पाइथन में भी पढ़ा था, इसमें हमने ऐसा कोई स्पार्क ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ठीक है। बट मेन मेरे को आपको ये बताना था। चलिए अब मैं आपको क्या बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हम डेटा फ्रेम के साथ कैसे काम कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप समझना ध्यान से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग विद डेटा फ्रेम्स, ठीक है। तो देखो डेटा फ्रेम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा फ्रेम में आप सब जानते हैं, आपने पांडास में पढ़े हैं, ठीक है। डेटा फ्रेम मैं लिख देता हूँ क्रिएट अ डेटा फ्रेम, ठीक है, क्रिएट अ डेटा फ्रेम, डेटा
तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे आपको याद होगा, वहाँ हम अब डेटा जो पास करते थे बेसिकली की और वैल्यू में करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे हम कैसे करेंगे देखो, हम सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के अंदर टपल पास करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा, जैसे नाम लिख दिया मैंने एलिस, किसी का भी नाम लिख दो, और लेट्स सपोज इसकी एज डाल दो 25, करेक्ट। अब डाल दो यहाँ पे बॉब, ठीक है, यहाँ पे डाल दो 30, फिर डाल दो यहाँ पे चार्ली, ठीक है, फिर यहाँ पे डाल दो अब 35, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने एक डेटा बना लिया, अब इस डेटा को हम बेसिकली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिख दूंगा डी एफ स्पार्क, जैसे हम पांडा जो स्प्री लिखते थे ना, यहाँ पे स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। अब आ जाएगा, देखो ये आ गया ना क्रिएट डेटा फ्रेम। वहां पे क्या लिखते थे, पी डी डॉट, आपको याद होगा डेटा फ्रेम करके लिखते थे, राइट। यहाँ पे लिखेंगे स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, तो थोड़ा मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे पास कर देंगे, सबसे पहले डेटा पास कर देंगे, ठीक है। अब वहाँ पे एज अ सेट करते थे कि कॉलम क्या रखनी है, तो यहाँ पे मेरे को कॉलम रखनी है नेम, मतलब देखो सेम ही है। अगर आपने पांडास को अच्छे से सीखा तो आपको ये थोड़े बहुत सिंटेक्स अलग है, बट आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मेरे को वहाँ पे डेटा फ्रेम को देखना होता तो मैं डी एफ डॉट हेड कर देता था, मेरे को फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देता था, बट यहाँ पे क्या करेंगे डी एफ डॉट शो कर देंगे। चलिए, अब मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, देख सकते हो अब ये थोड़ा सा अब ये बेसिकली क्रिएट कर रहा है डेटा फ्रेम। तो एक डेटा फ्रेम बना देगा, जैसे आपने पांडास में पढ़ा था ना, सेम वही हमने डेटा बना लिया। देखो यहाँ पे कुछ डेटा फ्रेम इस तरह से, इस तरीके से होता है, राइट। यहाँ पे ये नेम हमने कॉलम बनाई थी, एज कॉलम बनाई थी, राइट। तो एलिस बॉब चार्ली इनकी वैल्यू आ गई, करेक्ट। कितना इजी है डेटा फ्रेम क्रिएट करना, ठीक है, क्लियर है। चलिए कुछ काम करते हैं, अब इसमें बेसिक बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। मैंने कहा लेट सपोज मेरे को चल कुछ डेटा फ्रेम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, मैंने कहा डेटा फ्रेम ऑपरेशंस देख लेते हैं। अ, ठीक है, लेट सपोज मेरे को सिलेक्ट करनी है सारी की सारी कॉलम, तो मैं कॉलम कैसे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, मेरे को सिलेक्ट करनी है सारी कॉलम्स, सॉरी, ठीक है। अब वहां तो आपको पता है सारी की सारी कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं, आप इंडेक्सिंग वगैरह कर लेते थे, मतलब एक्सिस की वैल्यू 1 कर देते थे, ठीक है, वो सारी कॉलम दे देता था, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे करेंगे बेसिकली देखो, या फिर कॉलम का मतलब अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करनी थी, आप डबल 2D एरे बना के वो कॉलम का नेम लिख देते थे, ठीक है। अगर आपको एक्सिस वाई रोज ऑपरेशन परफॉर्म करनी तो आप एक्सिस की वैल्यू 1 लिख देते थे, वहाँ पे कॉलम वाइज होता था। बट मेरे को इस समय क्या करनी है, मेरे को कॉलम सेलेक्ट करनी है। वहाँ पे तो एज अ डेटा फ्रेम में हम वैल्यू पास करते हैं एज एन एरे, राइट। 2D एरे जाता था, अगर सिंगल है तो वो आपको याद होगा सीरीज लेता था। अगर वो एक से ज्यादा वैल्यू है तो, मतलब एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट करनी है तो आपको डबल मतलब मल्टी डायमेंशन 2D एरे यूज करना होता था, मतलब डबल ब्रैकेट, एक्चुअली डबल स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो डी एफ डॉट सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे, क्योंकि स्पार्क में हमने कैसा सेशन है, मैंने बताया था सीक्वल सेशन में आता, तो यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम डॉट शो, देखो आपकी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी, नेम वाली कॉलम, देखो नेम वाली कॉलम सेलेक्ट हो गई, कितना इजी है, राइट। अब मैंने कहा एक काम करो, मेरे को फिल्टर करनी है सारी रो, फिल्टर वाइज कर दो, रोज रो वाइज फिल्टर कर दो, ठीक है। तो कैसे करोगे, डीएफ डॉट फिल्टर, डीएफ डॉट, क्योंकि इसमें लेट सपोज एज को फिल्टर करना है, मैंने कहा एज कर लो जिनकी एज 30 से ज्यादा है। अब आपको पता है इसको देखना तो आपको शो फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो चलिए रन कर लेते हैं इसको एक बार। तो देखो मेरे को आ गया, मतलब जैसे आपने देखा था सीक्वल में आपने जो क्वेरीज पढ़ी है, ठीक है, फिल्टर पैटर्न में देखा, कुछ इसी तरीके से सेम है स्पार्क में भी, राइट। तो डीएफ डॉट फिल्टर करके मैंने डीएफ डॉट एज को फिल्टर कर लिया जिनकी एज 30 से ज्यादा थी। अब लेट सपोज आपको एक कॉलम ऐड करनी है, भाई वहां तो आप कॉलम की वैल्यू ऐड कर देते थे, आप लिख दोगे डीएफ डॉट, मतलब डीएफ कॉलम का नेम दे देते थे, राइट। जैसे डीएफ ब्रैकेट था वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार करके आप नाम देते थे और उसकी वैल्यू असाइन करते थे जीरो, लेट सपोज, तो सारी उस नई कॉलम के लिए जीरो देती थी। बट मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को एक नई कॉलम बनानी है, तो पांडस में तो कितना ईजी था, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड अ न्यू कॉलम, एक ही कॉलम ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए करेंगे फ्रॉम पाई स्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शन इंपोर्ट कॉल करके होता है, ठीक है, ये वाला। सो फ्रॉम पाई स्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस इंपोर्ट कॉल, ठीक है। अब डीएफ
डॉट विद कॉलम। ठीक है, हमें कॉलम करना है विद कॉलम। अब नई कॉलम का नाम क्या देना है, मैंने क्या नई कॉलम का नाम दे दो, लेट सपोज एज प्लस 10। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम डाल दो, और जो भी नई कॉलम होगी उसकी वैल्यू, उसका नया नाम, मतलब उसका नाम नया नाम नहीं, नई कॉलम का नाम होगा एज प्लस 10। ठीक है, और एज में इस वाली कॉलम में हम क्या कर देंगे, जैसे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, 10 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 ऐड कर देता हूँ। और एक काम करते हैं ना, इसको भी डीएफ में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और डीएफ डॉट शो करते हैं, चलिए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली एक नई कॉलम मैंने बनाई है, देखो नई कॉलम बन गई हमारे पास एज प्लस नाम से। और यहाँ पे जैसे आप लिख, वहां तो बहुत सिंपल था, अगर आपको पांडास में करना होता आप डीएफ करके एज प्लस लिख देते और डीएफ, ठीक है, और एज वाली कॉलम सेलेक्ट करते वहां पे 10 ऐड कर देते। राइट, तो सेम वही तो किया मैंने, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंटेक्स अलग है। यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शन इम्पोर्ट सी वाले इनके कॉलम। अब डीएफ विद कॉलम करेंगे, मैंने एज प्लस 10 मेरी नई कॉलम का नेम हो जाएगा बेसिकली। एंड देन व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू लाइक मैंने कहा नई कॉलम की वैल्यू कहाँ से लूंगा, बेसिकली जो भी मेरी एज कॉलम वाली एज है उसमें 10 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और डीएफ डॉट शो कर लिया। करेक्ट। अगर आपको मान के चलो ग्रुप बाय और एग्रीगेट करना है तो आप वो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो, जैसे मेरे को ग्रुप बाय और एग्रीगेट करना है, मैंने कहा ग्रुप बाय कर दो, एज को काउंट कर लो और शो कर दो। ठीक है, तो देखो इनको ग्रुप बाय कर देगा बेसिकली। ठीक है, तो 25 का ग्रुप अलग बना देगा, एक बार आया 35, एक बार आया तो 30, एक बार आया। ठीक है, देख सकते हो आप कितना इजी है, राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं हाउ कैन वी रीड दिस सीएसवी फाइल, राइट। रीड आर डेटा या सीएसवी फाइल या सीएसवी डेटा, कुछ भी लिख सकते हो, सीएसवी फाइल। अब वहां कैसे करते थे, पांडा डॉट पीडी करके पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी यूज करते थे, राइट। तो कुछ यहाँ भी सेम ही होगा, बट यहाँ पे लिख देता हूँ DF2, सॉरी, DF2 इज इक्वल टू स्पार्क, कुछ भी करना है तो स्पार्क डॉट रीड, वहां लिखते थे अंडरस्कोर सीएसवी, यहाँ पे लिखेंगे रीड डॉट सीएसवी। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मैं पाथ डाल देता हूँ बेसिकली, इसका मैं यहाँ पे जाता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ पाथ, और चलिए वो पाथ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने पाथ डाल दिया। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे हेडर चाहिए तो आप ये काम करो, हेडर इज इक्वल टू की वैल्यू ट्रू कर दो, ट्रू कर दो। और जो भी इसका स्कीमा होगा, इन्फर स्कीमा होता है बेसिकली, जैसे इसका स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, और वो वैसे आना चाहिए इन्फर स्कीमा, इन दोनों वैल्यू को सेट कर दो ट्रू। अब आपको पता है अगर ये वैल्यू आपको देखनी है, मतलब ये डेटा फ्रेम की वैल्यू को चेक करना है, तो आप क्या करोगे, DF2 डॉट शो फंक्शन यूज करोगे। यहाँ पे हेड नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हेड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट इज गिविंग मी सम एरर, लेट मी चेक। स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV, करेक्ट। स्पार्क डॉट शो DF2 हेडर डॉट CSV, करेक्ट। हेडर ट्रू, इन्फर स्कीमा ट्रू, एंड DF2 डॉट शो, ये सही है, बट ये आई थिंक ये क्यों दे रहा है मेरे को एरर। हाँ, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन का एरर आ रहा है, आई थिंक कुछ गड़बड़, इंडेंटेशन की गड़बड़ होगी, मेरे को लग ही रहा था यहाँ पे इंडेंटेशन। ठीक है, चलिए, वही मैं सोच रहा, अब डेटा फ्रेम गॉट अनएक्सपेक्टेड इन्फर स्कीमा, स्कीम मैंने स्कीमा होता है ना, स्कीम लिख दिया यार यहाँ पे, सॉरी यार, टाइपिंग एरर। ठीक है, स्कीमा होता है इन्फर स्कीमा। अब देखो आपको वैल्यू आ जाएगी, सी, जैसे हम लोड करते थे CSV फाइल, राइट, सेम वैस वही कर लिया हमने यहाँ पे, और ये हमें टॉप 20 रिकॉर्ड दिखा देता है। क्लियर है, तो कितना इजी है स्पार्क, राइट। अगर आपने पांडास ये सब पढ़ा है तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा स्पार्क। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेसिकली कुछ सीक्वल ऑपरेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक डेटा फ्रेम को डिस्ट्रक्ट लूंगा, जैसे टेम्परेरी व्यू बना लेता हूँ, जैसे हम सीक्वल में बनाते हैं ना, व्यू वगैरह आपको याद होगा, टेम्परेरी बना लेते हैं। तो सेम मैं वही बना रहा हूँ, मैंने DF जो ऊपर वाला था, मैंने जो डेटा फ्रेम बना के दिखाया था ना आपको एज वाला, वही वाला मैं बता रहा हूँ, DF डॉट क्रिएट और रिप्लेस टेम्परेरी व्यू। टेम्परेरी व्यू किसे बना रहा हूँ, पीपल, मतलब पीपल ना, ये मैंने क्या बना लिया, टेम्परेरी डेटा फ्रेम बना लिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, DF डॉट करके क्रिएट और रिप्लेस टेम्परेरी व्यू। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने बेसिकली। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पे मैं
सीक्वल क्वेरी रन करूंगा। अब मैं कैसे करूंगा सीक्वल क्वेरी रन? बहुत सिंपल है, देखो मैं लिख दूंगा यहाँ पे रन सीक्वल क्वेरीज। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले स्पार्क को लिखेंगे, स्पार्क डॉट सीक्वल। यहाँ पे अब देखो सीक्वल क्वेरी जाएगी एज अ स्ट्रिंग। सबसे पहले आप लिखते हो ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, वही सेम जो आप लिखते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम बनाते थे, यहाँ पे डेटा फ्रेम होगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल, पीपल वेयर, वेयर कंडीशन लगा दो, वेयर एज, एज क्या है जिसकी ग्रेटर देन 30 है। और यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा ना, इसको स्टोर कर लेते हैं, इसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं रिजल्ट। अब रिजल्ट डॉट शो। तो देखो आगे ना हमारे पास वैल्यू सीक्वल करी हमने, तो देख सकते हो हमने स्पार्क में डेटा फ्रेम के साथ सीख काम करना सीख लिया हमने। सीक्वल करी कैसे रन करते हैं स्पार्क में वो भी सीख लिया, राइट। डेटा फ्रेम को किस तरह क्रिएट करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया, आरडीडी के बारे में बताया, ठीक है, रीसाइलेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। बट सबसे पहले क्या होता है, यू नीड टू इनिशियलाइज स्पार्क सेशन, तभी आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक अगला टॉपिक देखते हैं इसमें क्या आता है, ठीक है। अगला हमारे पास आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में आपको मैं बताता हूँ, जिसे हम बोलते हैं यूडीएफ। तो इसे लिख देता हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसके लिए मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले, तो वही फ्रॉम पाइसपार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शन इंपोर्ट यूडीएफ। जब अगर आपको कोई भी अपना एक फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो आपको उसको इंपोर्ट करना होगा पाइसपार्क से, ठीक है। पाइसपार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शन यूडीएफ, क्योंकि आपको वो याद होगा मैंने ये आपको पहले भी बताया यार, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम पाइसपार्क डॉट सीक्वल, जब हमें कॉलम को ऐड करना था, राइट। जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म करना तो आपको इस तरह से ये वाली स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक है। देन व्हाट आई नीड टू यूज SQL query also, तो फ्रॉम पाइसपार्क डॉट टाइप्स इंपोर्ट स्ट्रिंग टाइप। अभी आपको समझ आएगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पाइथन का एक फंक्शन बना लिया, जो तो आपको पता ही है। मैंने कहा रिटर्न करेगा यंग, अगर उसकी एज 30 से होती है कम, एल्स रिटर्न कर देगा एडल्ट, ठीक है। यंग कब होगा, अगर उसकी एज 30 से कम होती है, एल्स रिटर्न करेगा एडल्ट, ठीक है। अब देखो यूडीएफ मेरा जो फंक्शन था एज कैटेगरी वाला, मैंने इस यूडीएफ में पास कर दिया। और क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी, स्ट्रिंग टाइप, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप क्या किया था, इंपोर्ट किया था, ठीक है। क्लियर। यूडीएफ फंक्शन में दो पैरामीटर जाते हैं, एक तो आपने का फंक्शन का नेम जाएगा जिसमें आप, ठीक है, वो में चलेगा एज कैटेगरी, उसकी वैल्यू कैसी है, स्ट्रिंग टाइप। इसको मैंने स्टोर कर लिया। अब एक मैं नई कैटेगरी बना, नई कॉलम बना रहा हूँ, तो ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करा हुआ है, तो इसलिए मैं वाली स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। तो डीएफ डॉट विद कॉलम करके अब आपको आता है, एज कैटेगरी का नया नाम डाल दोगे, और एज कैटेगरी डीएफ डॉट एज, इस वाले में आप ऐड कर दोगे बेसिकली, ठीक है। डी एज कैटेगरी डीएफ डॉट एज करके, तो चलिए इसको रन कर लेते हैं एक बार और देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास एक नई कॉलम भी बन गई एज कैटेगरी की, राइट। और हमारे पास जो हमने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था बेसिकली एज कैटेगरी वाला, जिसमें मतलब हमने उसकी वैल्यू भी आ गई यंग, अगर वो 30 से कम होती है तो आएगा यंग, अदरवाइज आना चाहिए एडल्ट, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन, ठीक है। आपको दे भी सकते हैं कि आपको एक नई कॉलम क्रिएट करनी है, आपके पास ये दो कॉलम है, एंड यू नीड टू यूज यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आज मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने यूडीएफ फंक्शन को इंपोर्ट किया, और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप, तो स्ट्रिंग टाइप को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। मैंने एक फंक्शन बनाया बेसिकली पाइथन में, राइट। डीएफ डीएफ एज कैटेगरी, और एज मैंने पास कर दिया एज अ वेरिएबल, एज अ पैरामीटर, सॉरी। फिर आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैंने यहाँ पे एक रिटर्न करा दिया यंग, अगर उसकी एज 30 से कम होती है, अदरवाइज वो मेरे को रिटर्न करेगा एडल्ट। अब देखो, अब यूडीएफ फंक्शन को मेरे को, इसको मैंने कॉल किया यहाँ पे यूडीएफ, और यूडीएफ में मैंने पास कर दिया मेरा फंक्शन का नेम, यानी कि एज कैटेगरी, और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। अब एक ऑब्वियसली मेरे को जो उसका रिजल्ट आएगा एक नई कैटेगरी में स्टोर करना होगा, तो मैं नई ठीक है, नए क्या कॉलम मैंने बना ली। नई कॉलम कैसे बनाते हैं, डीएफ डॉट विद कॉलम करके कॉलम का नेम दे दिया। उसके बाद मेरा जो फंक्शन था एज कैटेगरी डीएफ, और इसमें मैंने डीएफ डॉट एज करके, ठीक है, वो वाला पास कर दिया, ठीक है, एज अ पैरामीटर डीएफ डॉट एज। क्लियर है।
और df डॉट शो कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एज की वैल्यू मैं कहाँ से ले रहा हूँ, एज की वैल्यू ले रहा हूँ मैं बेसिकली df डॉट एज से। ठीक है, आई थिंक अब समझ आ गया। आप इसको मेक श्योर आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ये। चलिए नेक्स्ट बता देता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम विंडो फंक्शन के बारे में। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, विंडो फंक्शन पांडास में, तो इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। देखो पाइसपार्क डॉट सीक्वल डॉट विंडो इम्पोर्ट पाइसपार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शन रो नंबर। ठीक है, अब मेरे को विंडो करना मतलब विंडो डॉट पार्टीशन बाय, अब एज कैटेगरी डॉट एडर बाय, मैंने कहा एज कैटेगरी चाहिए और उनका ऑर्डर चाहिए एज बाय। अब ऑर्डर बाय आपको पता है क्या करता है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में देता है आपको। और डीए विद रो नंबर वाइज। ठीक है, रो नंबर वाइज देगा वैल्यू बेसिकली, मतलब एक नई कॉलम बन जाएगी। यहाँ पे रो नंबर, मतलब रो नंबर में एक नई कॉलम बना लूंगा। ठीक है, और रो नंबर एज अ फंक्शन यूज कर लूंगा, जिसका मतलब रो नंबर आ जाएगा, ये फर्स्ट रो पे सेकंड रो पे, मतलब ठीक है। तुम डॉट ओवर करके विंडोज पैक फंक्शन, यहाँ पे विंडोज ये वाला था ना जो मैंने बनाया, ये मैं पास कर दूंगा। मतलब इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा लाइक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना पाइस पार्क आपको बेसिक्स आना चाहिए, जो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ इतना इनफ है। ठीक है, बट अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको पाइस पार्क को बहुत डीप में सीखना होगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने विंडो फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसमें वो रो नंबर बताएगा। ठीक है, तो देखो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 1। ठीक है, बेसिकली वो काउंट करके बता रहा है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वाला बता देता हूँ। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मशीन लर्निंग का आपको बताता हूँ। ये वाला मैं आपको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ मशीन लर्निंग विद ML लाइब्रेरी, राइट। क्योंकि मैंने ऊपर स्टार्टिंग में आपको चीज़ बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ लिखी थी यहाँ पे, अगर डिफरेंस देखोगे ना आप, डिफरेंस ये रहा, स्पार्क अलोंग विद बैच प्रोसेसिंग प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड रनिंग ML एल्गोरिथम एट वन प्लेस। हम ML एल्गोरिथम भी यहाँ पे रन कर सकते हैं एट अ सिंगल टाइम, बट वो चीज़ आप हडूप में नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको क्या करेंगे, हम प्रिपेयर, सबसे पहले हम डेटा प्रिपेयर करेंगे मशीन लर्निंग के लिए। अब डेटा कैसे लेंगे बेसिकली, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ना यहाँ पे आपको कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मशीन लर्निंग को एक्सप्लेन फिर से नहीं करूँगा, मत ठीक है, वो तो फिर रिपीट सेम वीडियो डालनी पड़ेगी फिर से। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम उसका कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं अब मशीन लर्निंग को जो मैंने बताया स्पार्क के अंदर, सबसे पहले मैं डेटा प्रिपेयर करूंगा। डेटा कैसे प्रिपेयर करूंगा, तो पाइसपार्क डॉट एम एल डॉट, मैंने बताया था ना ML लाइब्रेरी है, तो ML से, तो पाइसपार्क डॉट ML डॉट फीचर इम्पोर्ट वेक्टर असेंबलर, जैसे हम वहाँ पे हम कर रहे हैं ना SQLN से, तो यहाँ पे हम करेंगे पाइसपार्क से ये, और इम्पोर्ट करेंगे वेक्टर असेंबलर। ठीक है, अब देखो वेक्टर असेंबलर में सबसे पहले जाएगा इनपुट कॉलम नाम का एक पैरामीटर, उसमें डाल देंगे एज, और आउटपुट कॉलम में डाल देंगे फीचर, मतलब जो भी मतलब मेरे को प्रिडिक्ट करना होगा, सॉरी। ठीक है, अब उसको हम असेंबलर डॉट ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, जैसे हम स्टैंडर्ड स्केलिंग करते थे, राइट। तो मैंने इसलिए लिख दिया असेंबलर डॉट ट्रांसफॉर्म DF। क्लियर? तो चलिए इसको रन कर लेते हैं एक बार। हमें तो मेन वैसे ही करना है जैसे हम SQLN वाली लाइब्रेरी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप एक एज अ डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, बट स्पार्क में अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में, तो आपको इस तरह से यूज करना होगा मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास डेटा को हम स्प्लिट करेंगे, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर लिया है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को स्प्लिट कर रहा हूँ ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा में। आप देख सकते हो ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा सेम वही वेक्टर DF लिया जो मेरे पे डेटा सेट था, डॉट रैंडम स्प्लिट कर लिया 0.7 की। 70% डेटा जाएगा ट्रेनिंग में, 30% जाएगा टेस्ट में। करेक्ट? क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक मॉडल हम बेसिकली हम एक मॉडल बनाएंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक मॉडल को ट्रेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो देखो कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम पाइसपार्क डॉट ML डॉट रिग्रेशन इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन। क्लियर? अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल, अब मैं यहाँ पे, हाँ अब मैं देखो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया।
तो इसको मैं क्या करना हूँ, मॉडल को ट्रेन करना है। तो मैं वो बताता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं लीनियर रिग्रेशन वाली एल्गो यूज कर रहा हूँ। तो जैसे हम वहाँ लिखते थे ना, फ्रॉम एसके लर्न डॉट, ठीक है, मॉडल, आपको याद होगा लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट एम एल डॉट रिग्रेशन इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। क्लियर। देखो हमारा तो मेन वही होगा कि हमें एसकेएलएन से ही मॉडल को ट्रेन करना है, ये सब ठीक है, टेंसरफ्लो पाइटोच यूज करके। बट स्पार्क से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको मैंने बोला ना, इसको आप सीख सकते हो। ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनीज में स्पार्क भी मांगते हैं कि आपको स्पार्क भी आना चाहिए। बट अगर आपको बेसिक्स की नॉलेज है ना, लाइक हाउ यू कैन ट्रेन द मॉडल विद द हेल्प ऑफ एमएल लाइब्रेरी इन स्पार्क, राइट, तो आप सीख सकते हो, जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिकली अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे अब इसके बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं, बेसिकली लीनियर मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स एंड वाई ट्रेन डालते थे, तो सेम यहाँ पे भी डाल देंगे, चलिए। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा लीनियर रिग्रेशन की क्लास थी, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया एल आर, फीचर कॉलम में डाल दिया फीचर्स, लेबल में डाल दिया एज+10। तो चलिए, और यहाँ पे इसको फिट कर देंगे, जैसे क्योंकि फिट करना पड़ता था, राइट, ठीक है। तो चलिए, ओके, ये रन हो रहा है। एंड लास्ट में तो हमें पता ही है हमें क्या करना होता है, जब भी मॉडल ट्रेन होता है हमें प्रिडिक्शन करनी होती है। चलिए प्रिडिक्शन कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मॉडल डॉट ट्रांसफॉर्म, जो नया डेटा आएगा टेस्ट डेटा, ठीक है, ठीक है, मॉडल डॉट ट्रांसफॉर्म और प्रिडिक्शन डॉट सेलेक्ट करके आप ये वाली क्वेरी रन कर सकते हैं। तो चलिए, ओके, हमें कुछ वैल्यू नहीं आई है, तो एक बार मैं देखता हूँ, यहाँ आनी चाहिए थी वैल्यू। ओके, कुछ आई थिंक मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। तो मतलब ये है कि ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया, ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू, कि आप कैसे कर सकते हो। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आई थिंक ये कुछ वैल्यू नहीं दे रहा, आई थिंक देयर सम इशू, मेरे को आई थिंक एक साथ ही रन करना चाहिए था। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। जैसे हम क्या करते हैं ना, बेसिकली हम इस पूरे को रन कर देते हैं एक बार फिर से। लेट्स सपोज इस पूरे को मैं रन कर देता हूँ, मैं देखता हूँ एक बार ये क्या चल क्यों नहीं रहा है। मैंने किया था, कोड तो चल रहा था, लेकिन देखते हैं इसको एक बार, क्योंकि पहले मैं खुद से भी करके देखता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करने से पहले। क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक बार रन कर देता हूँ फिर से वही कमांड, अदरवाइज इसको हम देख लेंगे, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में क्यों नहीं चला है, अगर यहाँ पे आपको नहीं आता है तो। देखो आप देख सकते हो, अब ये चल रहा है, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था वहाँ पे इशू। बट आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा है एज 25 35, उसका प्रिडिक्शन आया 35, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कैटेगरी थी फीचर वाली, तो मेन मैंने आपको ना सिर्फ इसमें बेसिक्स ही बताया स्पार्क का। बट हमारा मेन तो वही होगा कि हमें मॉडल ट्रेन कैसे करना है, ठीक है, जो हमने मशीन लर्निंग डीप लर्निंग और मैं सीखा। यहाँ तो सिर्फ ये टॉपिक था, इसलिए मेरे को आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, स्पार्क, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स ही बता दिया। एंड आपको इतना ही कोई ज़्यादा इसको डीप में नहीं सीखना है, जो बेसिक बेसिक आता है तो ठीक है, ठीक है। मेन टॉपिक तो हमने पढ़ लिए हैं, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। एंड मेक श्योर आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि हमारे जो टॉपिक रहते हैं हम उसको कवर करें। एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे जनरेटिव एआई, वो मैं बहुत स्क्रैच से एक्सप्लेन करूंगा आपको। एंड उस पर मेरा फोकस यही होगा कि मैं आपको एक नई प्लेलिस्ट में बताऊं, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक देख लेना एक बार। तो चलिए, आपको इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।